गया। तो स्टार्ट से एकदम शुरू करते हैं केमिस्ट्री है पूरा। थोड़ी बहुत बातें हम लोग केमिस्ट्री के बारे में करते हैं, तो कितना जानते हो आप लोग इसके बारे में? क्यों थोड़ा बहुत जानते हो? क्या जानते हो? अगर आपसे देखो, स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे, एकदम एकदम बेसिक से चलेंगे। और जो आज का टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है आपका, भौतिक रसायन का। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो बात करते हैं कि केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक्स हैं सबकी बात करेंगे। और जब बात करते हैं सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें से कुछ टॉपिक की हम बात करेंगे, ठीक ना। तो आपके पास जो है वो सब बेसिक नहीं है, क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग, ये आप लोगों के लिए नई बात नहीं होगी, हम लोग उनको इंटर 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये केमिस्ट्री आपके पास ना, वो आपको जो यहाँ पे मिलती है वो 3 पार्ट में है। एकदम थोड़ा सा और पीछे में जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो केमिस्ट्री मिलती है वो 3 पार्ट में मिलती है, ठीक है। ये आपको मिलती है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ पर आपको एक मिलती है कौन सी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 केमिस्ट्री आपको मिलती है यहाँ पर। और जो अपना टॉपिक शुरू होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू होगा, भौतिक रसायन से, ठीक है ना। और ये वाला आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको हम लोग कार्बनिक रसायन बोलते हैं। और ये वाला आपके पास क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन हिंदी में बात करते हैं। वैसे इतनी केमिस्ट्री सबको ब्लैक टॉपिक जो शुरू होगा, ब्लैक कलर कर ली। अपना जो टॉपिक शुरू होगा वो कौन सा शुरू होगा, भौतिक रसायन का शुरू होगा, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का। अच्छा, हम थोड़ा सा और बात करते हैं आप लोगों से भी, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं बात करेंगे। और तो फिजिकल केमिस्ट्री की जो बात करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वांटिटीज और क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। इसमें इसमें जैसे किसी की माप करनी हो, किसी को हमको मेजरमेंट देखना है, तो इन सब चीज़ें जितनी भी आती हैं वो सब आपकी किसमें आती है, भौतिक रसायन में आती है। जैसे इसमें आपको जो चैप्टर्स मिलेंगे वो आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको मिलेगा, ये सब चैप्टर्स आपके मिलेंगे। इंटर में सब पढ़ के आए हो आप। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे तो कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं आपके पास वो सब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो आप पता है, जहाँ पर अदर देन कार्बन आइटम की हम लोग बात करेंगे, जो कंपाउंड्स होंगे वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे। और अगर हम लोग इनके और ज़्यादा अंदर की तरफ जाते हैं तो हम ये देखते हैं, पहले भी आपको बताया गया है कई बार कि अगर हम लोग फादर की बात करते हैं कि भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो कौन है, क्यों बताइए भाई, भौतिक रसायन के फादर कौन है? क्योंकि हर एक चीज़ का ना कोई जनक होता है, कोई फादर होता है। जैसे हम बायोलॉजी के देखते हैं तो बायोलॉजी के आप लोग बताते हैं कौन है, अरस्तु है। फिर बायोलॉजी में भी 2 होते हैं, ज़ूलॉजी होती है, बॉटनी होती है। तो आप बताते हो कि ज़ूलॉजी के कौन है, अरस्तु ही है। तो आप बताते हो बॉटनी के दूसरे हैं, बॉटनी के कौन है, यूरेस्टस है। क्यों? ऐसे ही केमिस्ट्री के भी एक होते हैं। केमिस्ट्री के कौन से हैं, लेवोसियन, ठीक जानते हो, बहुत अच्छी बात है। और केमिस्ट्री के बाद 3 केमिस्ट्री आपके पास है, भौतिक और सॉरी फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इन तीनों के भी अलग अलग हैं, ठीक ना। जिसमें हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो हैं वर्नर, का नाम सुना है आपने, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। क्यों? जो आपने इंटर में पढ़े थे सहसंयोजी यौगिक, वहाँ पर एक आपने वर्नर थ्योरी पढ़ी होगी, शायद पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है, पढ़ी थी, सिलेबस में है आपके पास। तो वर्नर जो है वो फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, याद रखिएगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन है, होलर है, होलर है, कौन है, होलर। होलर ने क्या किया था,
इन्होंने सबसे पहले लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था। कौन? होलर ने। और उसका नाम था, क्या नाम था? यूरिया। क्या नाम था उसका? यूरिया। फार्मूला जो होता है क्या होता है? NH2CO NH2। इसको सब, हाँ, लैब के अंदर सबसे पहला सिंथेसाइज्ड जो कंपाउंड है, जो बनाया गया है, वो कौन सा है? यूरिया। और यूरिया का फार्मूला ये है, किसने बनाया था इसको? होलर ने। ठीक ना? होलर ने। इसलिए होलर को क्या बोला गया है? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक ना? तो उसके बाद हम लोग भौतिक रसायन की बात करते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री है। इसके पिताजी जानते हो कौन है? इसके जो जनक है वो है ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड का नाम सुना होगा आपने, इंटर में आपने पढ़ा है। ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम, यानी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वो आपने पढ़ा होगा। तो इसके फादर जो है फिजिकल केमिस्ट्री के, वो कौन है? ओस्टवाल्ड। ठीक ना? इन्हें याद रखोगे। क्वेश्चन हो सकता है आपका नीट में नहीं पूछा जाएगा, एकदम स्पष्ट बता रहा, क्लियर। हो सकता है नीट में क्वेश्चन ना पूछा जाएगा, लेकिन आप याद रखोगे। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के फादर कौन है? एंटोनी लेवोसियर। ठीक ना? उनका नाम उनका है। उसके बाद तीन है इसमें, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। हम और ज्यादा अगर इसमें पढ़ते चले जाते हैं तो आगे और केमिस्ट्री भी मिलती चली जाती है, बट यहाँ पे आपको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद इसमें एक और एनालिटिकल केमिस्ट्री हमको मिल जाती है, लेकिन हमें आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है? तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन? वर्नर, ऑर्गेनिक के होलर, और फिजिकल के कौन है? ओस्टवाल्ड। लिख लिया? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिठा दे? ठीक। तो अब हम फिजिकल की बात करने जा रहे हैं आपसे, स्टार्टिंग से एकदम से। तो फिजिकल में बेसिक से कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे बहुत से। ठीक? तो आप जो हेडिंग डालते होगे वो लिखोगे फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, नेचर में जो भी है वो केमिस्ट्री है। जहाँ पे केमिकल है, जहाँ पे एटम है, जहाँ पे परमाणु है, हिंदी में बोलते हैं, वो सब केमिस्ट्री में ही आता है। कोई बोलता है पूरा नेचर केमिस्ट्री है, कोई बोलता है पूरा नेचर बायोलॉजी है, कोई बोलता है पूरा नेचर फिजिक्स है। कुछ लोग फिजिक्स वाले आपको मिलेंगे तो कहेंगे फिजिक्स के बिना दुनिया अधूरी है। बायोलॉजी वाले मिलेंगे तो कहेंगे बायोलॉजी के बिना दुनिया अधूरी है। केमिस्ट्री वाले हम जैसे लोग मिलेंगे तो कहेंगे केमिस्ट्री के बिना दुनिया अधूरी है। देखो, हर जगह कोई ना कोई एटम ही है। जैसे हम इस रूम के अंदर बात करें तो ये हमारे हाथ में अगर मार्कर है, पॉइंटर है, तो ये किसी न किसी एटम से मिलके बना हुआ है। और उस एटम को हम कहाँ में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं भैया। ठीक है? आज एकदम बेसिक सी बातें हो रही है, हो सकता है अगली क्लास में ये बातें और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। तो ये हमारे पास किसी न किसी एटम से मिलके बना है। वो एटम आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बन रहा होगा, कंपाउंड से मैटर बन रहा है। क्यों? ऐसी सब चीजें, मोबाइल लगा हुआ है आपके पास, मोबाइल आपके हाथ में, वो भी किसी न किसी एटम से छोटे छोटे मिलके बना होगा। इवन इस हॉल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, जो हवा मौजूद है, वो भी किसी न किसी एटम से मिलके बनी हुई है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, चाहे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक ना? तो हम ऐसे बात कर सकते हैं, जो भी है यूनिवर्स में वो सब क्या आएगा? केमिस्ट्री में ही आएगा। ठीक ना? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। तो फिजिकल केमिस्ट्री के छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, बेसिक से हम उनकी बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले ये लोग कह रहे हैं पहला टॉपिक जो है बेसिक सा, वो सब कौन सा है? कि स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, स्टेट ऑफ मैटर आपको देखना लीजिए। स्टेट ऑफ मैटर क्या है? क्यों बताओ भाई। मैटर क्या होता है? मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पदार्थ। ठीक, आपने खूब पढ़ाई, आपको कक्षा 7 की किताब में मिल जाएगा, 8 की किताब में मिल जाएगा। कोई हम नई बात नहीं बता रहे आपको। ठीक है? तो ये नहीं कि गुरुजी कुछ नया बता रहे हैं, नया बताएंगे तब जब आप थोड़ा 1-2 क्लास में और आगे बढ़ोगे। तो पदार्थ क्या है भैया? क्यों? मैटर क्या है? मैटर क्या है? पदार्थ क्या है? हम ये बोल सकते हैं कि नेचर में जो भी है,
आपको दिख रहा है तो सब क्या है, मैटर है, पदार्थ है। क्यों? अब ये मैटर किस स्टेट में पाया जाएगा, किस अवस्था में पाया जाएगा, उसकी 3 स्टेट होती हैं, ये हमें बताया जाता है, ठीक ना। कितनी स्टेट होती है, 3 स्टेट होती है, हमें बताया जाता है। हम आपको 5 स्टेट बताएंगे और 3 स्टेट के बारे में आपको कायदे से पढ़ाएंगे। तो तीनों स्टेट कौन कौन सी होती है, एक आपके पास कौन सी है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, और एक प्लाज्मा होती है और एक होती है कौन सी होती है, हाँ तो बोला है मोल्ड, आइंस्टाइन, कंडेंसेशन, ये होती है 5वीं। लेकिन आपको जो बताया गया है जो सिलेबस में वो कह रहा है कि 3 के बारे में बच्चों को पढ़ाओ और उसके बारे में बताओ, ठीक है। तो पहले और बात करेंगे हम लोग स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, यही बात करेंगे कि ये कितने लोगों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, उसका एक प्रकार का कंपोजिशन होता है, ठीक ना। तो एक हेडिंग डाल लीजिए स्टेट ऑफ मैटर और 2 लाइन उसके आगे लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। लिखो लिखो मैटर, लिखो मैटर मैटर इज फॉर्म्ड, मैटर इज फॉर्म्ड, फॉर्म होता है, किससे फॉर्म होता है, मैटर इज फॉर्म्ड फॉर्म ऑफ एटम्स, ऑफ एटम्स, एटम बोले तो क्या बोलते हैं, परमाणु, ठीक है। केमिस्ट्री की यानी कि रसायन विज्ञान की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, परमाणु। रसायन विज्ञान जब पढ़ने आप जाते हो तो इसकी सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या है, परमाणु है, ठीक। यहाँ से हमने लिख दिया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। ऐसे ही जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, सेल है। क्यों, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, सेल है। और सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक सेल की खोज की थी कब, 1960 तो नहीं है, 1966 19 तो नहीं होगा, 1965 तो अभी थोड़े दिन पहले, 1947 में तो अभी थे, हाँ 1665, 1965 के लोग तो अभी घूम रहे हैं, क्यों, तो इतना तो नजदीक नहीं हो सकता। 1665 के आसपास की बात है, लेकिन उसमें भी लोचा है, उसको आप सही से पढ़ेगा। तो वैसे ही बात करते हैं इधर जो सबसे छोटी यूनिट है किसकी, केमिस्ट्री की, कौन सी है, एटम है, इसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। तो ऐसे ही इसके बारे में भी बताया गया है इधर केमिस्ट्री में कि कौन आए। हम आपको केवल आज ओनली बता रहे हैं, लिखवाएंगे भी, जितनी भी बातें हम आपसे आज बोल रहे हैं वो सब लिखवाएंगे। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो बहुत पहले लोग आए, उन्होंने बोला कि जो केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो हम आज बात करते हैं करीब कितने साल पहले की। देखो कितने साल पहले की, ये कितने साल पहले, कितने साल पहले बोले तो आज से कितने साल पहले, कितने साल पहले की बात है, बताओ भाई। अगर इतने साल पहले की बात है तो आप से कितने साल पहले की बात है। देखो 500 BC, आज सब ये बेसिक सी बातें हो रही है, हो सकता है अगली क्लास में ना हो, तो बेसिक से जितनी भी चीजें हैं वो आप दिमाग में एकदम सेट करके कैसे क्या होता है, अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे गाड़ी रफ्तार पकड़ लेगी, ठीक। तो BC मतलब है बर्थ ऑफ क्रिश्चियन, ठीक। तो ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले, और ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, ईसा जो हम आज 2008 अभी कौन सा चल रहा है 2024, तो ये जीसस को मानते हैं ईसा मसीह का जन्म, ठीक ना। अब आप 2024 साल हो गए, यानी ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गए, 2024। और यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पहले, ये तो कह रहे हैं। तो लगभग आज से कितने साल पहले की बात है, 2024, ये तो चल ही रहे हैं, प्लस 500,
हाँ 2524 वर्ष पूर्व, इतने साल पहले एक लोग आए। इसको यही रोकिएगा, अभी यहीं से शुरू करेंगे। जो डेफिनेशन लिखा रहे थे हम लोग कहाँ गए हैं, फ्लैशबैक पे गए हैं। फ्लैशबैक बोले तो जब मैंने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एटम। तब आपको मैंने बताया कि बायोलॉजी की जैसे सबसे छोटी इकाई सेल है, वैसे ही सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया, ऐसे ही एटम के बारे में ये भाई साहब आ रहे हैं, बता रहे हैं। कब बता रहे हैं, आज से 2524 साल पहले की बात हो रही है। तब एक लोग आए हैं, ठीक, ये करार, तो इन्होंने थोड़ा सा बताया कि जो मैटर है, यही आपका मैटर, जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। इन्होंने बताया, ये तो आप पढ़ी रही बहुत दिनों तक, ठीक ना। देखो हमारे पास, ठीक, हमारे पास 1 2 3 4, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कोई लोग, हाँ कंफ्यूज हो तो ना, ये सोच रहे हो सर आप लोग इधर से उधर जा रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो देखो हमारे पास 4 वेद हैं, ठीक ना। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेदों में से 2 वेद तो विज्ञान को मानते हैं, मतलब 2 वेद अध्यात्म को मानते हैं और 2 वेद विज्ञान को मानते हैं। याद रखिएगा, विज्ञान हर जगह पे है। 2 वेद में विज्ञान के बारे में बताया गया है कि विज्ञान है, ठीक ना। तो ये बात बहुत पहले ही बताई गई थी, वो उन्होंने बता दी थी। उसके बाद ये बात पढ़ी गई, फिर 1800 में, ठीक ना, 1800 में एक आए हैं डाल्टन भाई साहब, नाम सुना है बहुत ज्यादा, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, क्यों सुना कि नहीं, डाल्टन प्रेशर थ्योरी, क्यों, डाल्टन प्रेशर फोर्स, ये सब आपने सुना है। तो डाल्टन ने बताया है वही बात से जो करार ने बताई थी कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको एटम कहते हैं। यही बात 1800 में किसने बताई, डाल्टन ने बताई, ठीक ना। एटम का नाम उन्होंने फिर लिया, जैसे सबसे पहले किसने लिया था, करार, फिर किसने लिया, डाल्टन ने, ठीक ना, डाल्टन ने लिया। उसके बाद फिर क्या बोला गया, उसके बाद फिर और लोग आए, उंगलियों में बताया दे रहा हूँ। उसके बाद डाल्टन के बाद कौन सा आया था, थॉमसन आए थे। थॉमसन के बाद कौन आया था, रदरफोर्ड आए थे। रदरफोर्ड के बाद कौन आया था, बोहर आए थे। बोहर के बाद कौन आया था, ये आया होगा क्यों, बताओ कौन आया, ठीक। तो बोहर तक आए थे। चलिए वहीं पे गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब उसके आगे गाड़ी शुरू करेंगे, आ जाओ। तो बोहर आए थे, वहीं पे कहानी रुक गई थी। फिर एक नई कहानी आई थी जहाँ से हम लोग बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नहीं वेव है, और फिर नए लोग आते चले गए थे, जहाँ पे डी ब्रॉगली भी आए थे। डी ब्रॉगली के बाद आपके हाइजेनबर्ग आए थे, हाइजेनबर्ग के बाद श्रोडिंगर आए थे, श्रोडिंगर के बाद और लोग आते चले गए थे, ठीक। वो एक सीरीज से कहानी पढ़ाएंगे। चलो वापस आते अब यहाँ इसको देखते हैं, मैटर। मैटर क्या है, तो जो लिख रहे थे आप लोग उसी में कंटिन्यू करिए। तो कोई पूछेगा केमिस्ट्री की सबसे छोटी यूनिट कौन है, एटम है। एटम को सबसे पहले एटम शब्द किसने लिया था, तो वहां से आते हैं। कुछ लोग इसको नहीं मानते, फिर से बता रहा, कुछ लोग इसको नहीं मानते, वो डाल्टन से शुरू करते हैं, ठीक ना। लेकिन गूगल पे अगर आप सर्च करो तो भाई साहब मिलेंगे आपको, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग कहाँ पे, जहाँ पे आप लोग लिख रहे थे। तो क्या लिखा आप लोगों ने, मैटर इज पार्ट ऑफ एटम। अब एटम के पास क्या क्या होता है, आज मैं बहुत कम लिखवाऊंगा, हो सकता है आपने आधा पेज में लिखवाऊंगा, बताओ। एटम के पास क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सही, बहुत सुंदर, इलेक्ट्रॉन होता है, और प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन होता है, और मेसॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। बाकी लोग भी बताओ भाई, बाकी लोगों को इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्या, बताओ।
देखो ठीक, बाकी लोग के साथ नहीं होता क्या, बताओ। बताओ इसके अंदर क्या है, इन्होंने बोला इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। और इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है। और इसके अंदर क्या है, मेसॉन है, इन्होंने नाम दिया, ठीक। और बताओ आरआईडी बताओ, तो बात करते हैं हम, देखो होते तो बहुत से पार्टिकल है इसके अंदर, छोटे बड़े मिला करके 26 से 28 पार्टिकल तक होते हैं, लेकिन हमको क्या बताया जाते हैं, 3 बताए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। सबसे पहले जो खोजा गया था वो कौन था, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है सबसे बाद में खोजा गया 1931 में, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, क्यों तो वो कितने साल की पहले की बात है, 6 एक साथ बोले तो 93, ठीक है, 93 साल पहले खोजा गया, ठीक। तो ये 3 लोग हैं, लेकिन और भी लोग होते हैं, जैसे मेसॉन, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है, पॉजिट्रिनो है, ऐसे बहुत से मिला करके पार्टिकल है, लेकिन इन सबका क्या रोल होता है, थोड़ा और फ्लैशबैक हो जाता है, जाएगा ना जाए, बिल्कुल। तो लोग में क्या करना, कोई हम तो सुनी रहे, आप बोलते रहिए, ठीक। तो बोला क्या, जो एटम है उसमें 2 प्रकार के पार्ट होते हैं, 2 प्रकार के उसके पास पार्टिकल होते हैं। इन्होंने बोला एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं, जो एटम के पार्टिकल होते हैं, जिनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं उनको अगर एटम से बाहर ले जाएंगे तो वो स्टेबल रह सकते हैं, मतलब एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर एटम के बाहर हम लोग गए तो वो क्या करेंगे, आउट ऑफ एटम क्या करेंगे, वो स्टेबल रहेंगे। और एक क्या होते हैं, जो हम लोग उनको अगर एटम के बाहर ले जाते हैं तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो जो स्टेबल रहेंगे वो 3 ही लोग हैं भाई साहब, 1 2 3, बोले तो इलेक्ट्रॉन, बोले तो प्रोटॉन, बोले तो न्यूट्रॉन। तो रिमेनिंग जितने भी पार्टिकल हैं उनको हम लोग एटम से बाहर नहीं निकाल सकते, वो एटम के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। अगर उनको बाहर निकालेंगे तो अपनी स्टेबिलिटी, अपनी एग्जिस्टेंस को लॉस कर देंगे, जीरो हो जाएंगे, नथिंग, समझ गए ना, कुछ नहीं बचेगा। और ये 3 लोग क्या होंगे, इनको बाहर भी हम लोग निकाल सकते हैं, बाहर ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक ना। इनका स्थायित्व परमाणु के बाहर होता है, स्टेबल होता है, ठीक ना। तो ये हो गए एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम लोग एटॉमिक सब पार्टिकल बोलते हैं। तो हमें जो बताया जाता है वो यही बताया जाएगा कि एटम के अंदर कितने पार्टिकल हैं, 1 2 3, कितने, 1 2 3। लेकिन आप दिमाग में सेट रखिएगा कि गुरु जी ने बताया था कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको परमाणु से बाहर यदि एटम से बाहर जैसे निकालने की वजह हो जाएंगे, इसलिए हम लोग उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक ना। तो चलिए क्या लिख रहे थे आपने, बताओ जरा, बताओ क्या लिखा था आपने, न्यूट्रॉन, चलिए क्या लिखा था बताओ भाई, एटम, लिखो विद प्रोटॉन, लिखो विद प्रोटॉन्स कर लेना, बहुवचन लगा लेना,
क्या लिखा अगले तो प्रोटॉन्स, कॉमन न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ये क्या है, क्या है ये बताओ, क्या है गोला, अब एटम बन गया। जब मैथ की क्लास चल रही हो तब इसको आप लोग गोला बोलना, केमिस्ट्री की क्लास में गोला नहीं बोलना, ठीक है। हाँ देखो अलग अलग सेंस होता है, जैसे ये क्या है बेंजीन, अगर यही अभी बायो की क्लास होती तो हम इसको क्या बोलते हैं, तब ये सेल हो जाती है, सेल ऐसे तो बनती है, बीच में क्या होता है, बीच में सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं केंद्रक, और यही तो न्यूक्लियस को नाभिक बोल देते हैं, जहाँ केंद्रक नहीं बोलते। हिंदी में देखो कितना लफड़ा है, इंग्लिश में क्या है न्यूक्लियस है। तो हमें ये डिपेंड करता है हमें क्या आंसर देना है, डिपेंड करता है क्लास के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, सेम चीज लेकिन आंसर दोनों की क्या हो जाता है। तो देखिए, तो ये हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसके अंदर क्या मिला हमको, ये इलेक्ट्रॉन मिला, और ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से मिलता है उसी एटम के अंदर, तो एंड न्यूक्लियस लिखा, क्या लिखा एंड न्यूक्लियस, नई लाइन से लिखो, लिखो इट विल बी फाउंड, इट विल बी फाउंड, नई लाइन से मैंने बोला, देखो इट विल बी फाउंड इन in five different states, in five different states, in five different states। तो इन्होंने बोला कि जो मैटर है वो 5 डिफरेंट स्टेट में पाया जाएगा, और पांचों स्टेट आप लोग लिखिए, कौन कौन से स्टेट है, देखो ऊपर से नीचे लिखिएगा, देखो ऐसे लिखिएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऑर्डर में लिखिएगा। जब पहला लिखो लिक्विड स्टेट, लिख लिया, लिक्विड लिखोगे नहीं लिखोगे, लिख लो, लिक्विड स्टेट। दूसरा लिखो गैसियस स्टेट, ठीक, और सॉलिड स्टेट, लिख लिया। अगला लिख लो प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लाज्मा, और अगला लिख लो आप लोग प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक, BOS ऐसे लिखा हुआ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये तो 5 स्टेट मिलेंगे, उसी में और लिखिए नई लाइन से। अब हम लोग ये लिखेंगे तो इसमें हम लोग 3 स्टेट के बारे में आपको सही से पढ़ाया जाएगा, बाकी 2 स्टेट को आपको केवल बताया जाएगा, ठीक है। तो लिखिए नई लाइन से, या काम करके उसी में लिखिए, देखो लिखो आउट ऑफ 3, लिखो आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 3 solid liquid gas, out of 3 solid liquid gas are commonly found, इसमें से आपको सॉलिड लिक्विड गैस 3 तो ऐसे नॉर्मली मिल जाएंगी बेसिकली, ठीक ना, कॉमनली फाउंड नॉर्मली मिल जाएंगी, बाकी जो 2 बची तो वो लिखो
देखो व्हाइल रिमेनिंग, बची हुई दो, व्हाइल रिमेनिंग टू, जो बची हुई दो है हमारे पास, क्या लिखा, व्हाइल रिमेनिंग टू आर फाउंड ओनली, जो दो होंगे व्हाइल रिमेनिंग टू आर फाउंड ओनली, वो केवल स्पेसिफिक कंडीशन में मिलेंगी। स्पेसिफिक कंडीशन में आपको मिलेंगी, ठीक है, कौन, जो बचेंगी दो हमारे पास, ठीक। स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है, जैसे बहुत सी रिएक्शंस हमारे पास होती है, वो होती नहीं है तो हम लोग उनको जबरदस्ती कराते हैं, तो वैसी स्थिति हमारे पास होती है। जैसे बहुत सी रिएक्शंस होती है जो नहीं होती है, तो उसमें हम लोग जबरदस्ती का कैटलिस्ट मिलाते हैं, जबरदस्ती का प्रेशर देते हैं, जबरदस्ती का टेम्परेचर देते हैं, तब उन रिएक्शन को हम लोग कराने की कोशिश करते हैं। और अगर नहीं होनी होती तब भी वो रिएक्शन नहीं होती। बहुत सी ऐसे रिएक्शन होती है जो नहीं होने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि अगर हम लोग दूध में पानी मिलाएं तो मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाता है, क्यों, जैसे दूध लेकर आए उसमें पानी मिला देता है, मिल जाएगा। और अगर हम लोग घी में पानी मिलाएं, घी बोले तो जानते हो घी, बस, तो उसमें पानी मिलाएं तो नहीं मिलता है जल्दी, जबकि वो घी उसी दूध से निकला है, क्यों, तो उसमें मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रेशर देंगे, हम लोग फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने का मतलब ये कि हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, सेक करेंगे, खिलाएंगे जल्दी, तो वो मिल जाएगा, हम लोग के मिक्स हो जाएगा। तो हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है उस रिएक्शन को कराने के लिए। ये रिएक्शन हमारे पास है जो वो नॉर्मली हो जा रही है, आराम से हो जा रही है बिना दिक्कत के। तो ऐसी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं जो इजीली हो जाती है, बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होती है जो स्पेसिफिक कंडीशन में जा करके होती है, ठीक ना। यहाँ तक दिक्कत किसी को, चलिए अगली हेडिंग डाल दीजिए, थोड़ी सी लिखो, थोड़ी सी हेडिंग लिख लो, कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, कि जैसे आपको फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है, आपको मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, ये सब पॉइंट्स क्या होते हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ही मैंने आपको बोला था कि हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करने वाले, केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं, ठीक ना, वही चैप्टर आपका पहला है। हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे, हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे आज, ठीक। हम लोग प्रैक्टिकल में जो चीज़ें यूज होती है उन सब की थोड़ी बहुत बातें करेंगे, या आपके सिलेबस में है या कहीं और से बात नहीं करेंगे, ठीक ना, ये नीट के सिलेबस में आपके। तो छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए आप, अभी नेक्स्ट आप लोग देखिए, देखो इधर देखो, सॉलिड मिला हमको, ठीक है, हमको लिक्विड मिला, ठीक है, और हमको गैस मिली। ये लोग आपस में चेंज भी हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। सॉलिड को हम मेल्ट कर दें, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड को हम जमा दे, फ्रीज कर दे, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड को हम वेपराइज कर दे, इसको गर्म कर दें, भाप बन के उड़ जाएगा, उड़ने का मतलब गैस होता है। गैस को हम कंडेंस कर दें यानी ठंडा कर दें, यानी कि संघनित करते हैं हिंदी में बोलते हैं, फिर से वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक ना। सॉलिड को हम गर्म कर दें, डायरेक्ट गैस बन जाएगी। बनते देखा है कहाँ, हाँ ये कपूर, कपूर को जब हम लोग सॉलिड होता है तो उसको जब हम लोग गर्म करते हैं, उसको जलाते हैं तो लिक्विड में ना होकर के डायरेक्ट गैस में चेंज करता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये यानी कि एक ही चीज अपना स्टेट चेंज कर रही है। देखो कपूर क्या है, मैटर है, वो अपना स्टेट चेंज कर रही है। बर्फ क्या है, मैटर है, वो अपना स्टेट चेंज कर रही है, पानी बन जा रही है।
पानी क्या है, मैटर है, वो अपना स्टेट चेंज करने के लिए जा रही है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि आपस में जो चेंजेस हो रहे हैं मैटर के, तो हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, मैटर के जो आपस में इंटर कन्वर्जन हो रहा है। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, ये तो इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसमें हम लोग इंटर कन्वर्जन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें पहली हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, लिखिए मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भैया, बताओ बताओ भैया, ये हाँ हाँ गलनार बिंदु, हमको धन्यवाद आपने हिंदी बता दी, बताओ बताओ। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी चीज लिक्विड में चेंज हो जाए, जैसे मान लो सॉलिड है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम बोल देंगे। कितना आसान, बहुत चीजें आसान होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमें बहुत छोटी छोटी चीजें से पता नहीं होती है, हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। हम लोग, जब आप लोग भी, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक। और वही क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर हमें दिक्कत करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट बोले तो गलनांक बिंदु, क्यों गलनांक बिंदु, और ऐसा टेम्परेचर जिसके कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में जैसे जिस पॉइंट पे चेंज हो जाएगी, जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम लोग बोल देंगे क्या, मेल्टिंग पॉइंट। और एक अच्छी बात बताया आपको कि मेल्टिंग पॉइंट, जैसे किसी मैटर का हम लोग निकालने वाले हैं, अगर उसमें इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटी बोले तो अशुद्धियाँ, तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हम किससे बात करने वाले हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज़ द्रव अवस्था में चेंज, यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट हो जाए जिस टेम्परेचर पे, अगर उसमें इम्प्योरिटीज हम लोग बढ़ा दें तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, लिखो यही बस एक लाइन में क्या लिखना है, लिखो दिस इज द टेम्परेचर, this is the temperature at which a matter, this is the temperature at which a matter, this is the temperature at which, जिस पर, at which a matter convert from its solid state to liquid state, its solid state to liquid state, its solid state to liquid state, समझ गए। अब कामा करके ये बात भी लिख दो, अगर इम्प्योरिटीज बढ़ेंगी तो डिक्रीज कर जाएगा क्या, कामा लगाओ, देखो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, presence of impurities melting point decreases,
मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करने वाले हम लोग क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट, लिखा हुआ है बता बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्या होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, जिस टेम्परेचर पर कोई मैटर बॉईल करे, हाँ जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड होगा वो बॉईल करने लगेगा। तो हम ऐसी बात करेंगे सेम पैटर्न पे सेम लैंग्वेज में जो लिखा है आपने कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, समझ गए ना, बॉईल कर जाए, क्योंकि वो बॉईल करेगा तब गैसियस स्टेट में चेंज होगा। उस टेम्परेचर को हम आप बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और अगर इम्प्योरिटीज बढ़ेंगी तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और हम लोग ऐसे कर देंगे और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इम्प्योरिटीज होने से जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ेगा, ठीक ना। तो इस चीज को आपको बहुत दिमाग में रखना है, ठीक ना। तो लिखिए आप सब, लिखो ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या करेगा, हेडिंग बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्वथनांक, ठीक है। तो हर चीज की हिंदी बताते हुए चल रहा है वो भी, आगे जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर ना, ठीक है। अभी सब चीज की सबको पता होगा हिंदी। देखो दिस इज द टेम्परेचर एट विच, दिस इज द टेम्परेचर एट विच at which liquid change into gaseous state, gas है, liquid change into gas, ठीक है। नई लाइन से एक बात और लिख लीजिए, यही बात क्या, इम्प्योरिटीज वाली, ठीक ना। तो इम्प्योरिटीज वाली जो बात है ना उसको सही से दिमाग में सेट रखिएगा, क्योंकि आपने देखो कोई भी कहीं भी कॉमन सा पूछेगा ना तो ये गुणनांक, तकनांक, क्रमांक जो भी है ना ये हमारे दिमाग में परमानेंट वाले ब्रेन में सेव है। कोई पूछेगा फटाक से बता दोगे, चाहे आप 2 साल करना पड़े। लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमारे परमानेंट ब्रेन में नहीं सेव होती, वो हम भूल जरूर जाते हैं, अभी याद रहेगा और 2-4 दिन हो सकता है याद रहे, उसके बाद भूल जाओगे। तो जो चीजें भूल जाएंगे हम लोग वो जरूरी है, तो ये बातें आप दिमाग में जरूर रखिएगा जो आपको नई बात मिल जा रही है। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे नाउन की परिभाषा बताओ तो आप बता देते तुरंत किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, ठीक, क्योंकि ये हमारे परमानेंट ब्रेन में से कभी नहीं भूलोगे, ठीक। तो जो और दूसरी चीजें होती है, कोई आपसे सर्वनाम पूछे यानी प्रोनाउन पूछे तो हो सकता है आप भूल चुके हो क्या होता है प्रोनाउन, क्या होता है, हाँ बोले भाई। अच्छा बता दो कौन बता रहा प्रोनाउन क्या होता है। हाँ ये यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पे इसको यूज करते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोनाउन बोल देते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा इम्प्योरिटीज वाली बात है, 9 से आप लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, क्या लिखा, इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज बॉइलिंग पॉइंट increases। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर बोले तो ये ना, और ये बोले तो बारिश होता है ना,
क्यों हैवी होता है क्योंकि इसमें ये हैवी मैटर क्यों होता है? आपको सारे बेसिक्स क्लियर तो करने ही पड़ेंगे भाई। बताओ क्यों इसको हम लोग बोलते थे कि ये इम्प्योरिटीज है, क्यों इसमें इम्प्योरिटीज है? लगाओ दिमाग के घोड़े भाई। देखो ये हमारे पास क्या है, जल, और ये हमारे पास क्या है, भारी जल। वजन में भी भारी होता है, इसीलिए हैवी मैटर बोलते हैं। ठीक, जरा देख लो इसको। देखो जितने भी कॉन्सेप्ट आते चले जाएंगे, कुछ भी नई बात आएगी, मैं आपको समझाऊंगा जरूर, ठीक है। और आप लोग अपने हिसाब से अगर नोट कर पाना तो नोट कर लेना, ठीक है। और बाकी सिलेबस में जितना होता चला जाएगा वो तो लिख पाएंगे। चलो देखो ये हाइड्रोजन, ठीक, और ये हाइड्रोजन, दोनों में क्या अंतर? कोई नहीं अंतर। हाइड्रोजन का परमाणु कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। इसका 1। यहाँ पर एटॉमिक मास 1 और इसका एटॉमिक मास 1 नहीं 2। ये इसका क्या बन गया, ये इसका आइसोटोप बन गया। आइसोटोप बोले तो ये इसका क्या है, संभारिक बन गया। ठीक, अब ये इसका आइसोटोप है। आइसोटोप में क्या होता है कि जिनका एटॉमिक मास बराबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर बराबर होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1h1 1h2 1h3, होते ही नहीं होते? ये क्या है, ये ड्यूटेरियम है। ये कौन सा है, ये ड्यूटेरियम है। ये कौन सा है, ये ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम बोले तो एटॉमिक भार ज्यादा, क्यों? ये क्या है, हाइड्रोजन वाला है, बोले तो एटॉमिक भार केवल 1, इसका कितना है 2, इसलिए ये भारी हुआ कि ये भारी हुआ? सिंपल सी बात, ठीक है। क्या समझो, अरे बोलो ना, समझ गया सर? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, क्यों? चलिए भाई, तो मेल्टिंग पॉइंट पे ये बात भी लिख लीजिए कि जो जल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो कितना होता है, 100 होता है, 100 होता है। तो काम करके ये बात लिख लीजिए। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज boiling point of water is 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला लिखो फ्रीजिंग पॉइंट। देखो एक ये होता है टीसी और एक होता है पीसी और एक होता है बीसी। क्या होते हैं बताओ, ये क्या होते हैं? पानी पीने वाला है? हाँ बताओ मुझे क्या होते हैं ये? पीसी, बीसी और बीसी क्या है? क्यों? देखो वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। जो टीसी लिखा हुआ क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। उनके पड़ोसी क्रिटिकल प्रेशर, वो क्या है? क्रिटिकल प्रेशर। और वो वाले क्या है भाई साहब? क्रिटिकल वैल्यूम हो गया। हिंदी में बोले तो ये क्या है? क्रांतिक ताप। ये बोले तो क्रांतिक दाब और ये क्रांतिक आयतन। तो ये आप हमें कल बताना, कहीं से भी किसी से भी पूछ के, कहीं गूगल किताब कहीं से भी, कल हमें आगे से उसमें से एक बता देना कि एग्जैक्ट हमें बताना है आंसर। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसी होती ना बड़ा घुमा फिरा के किताबों में लिखा हो। किताबों में जब आप इसको देखने जाओगे ना, क्रिटिकल टेम्परेचर एक्चुअली में क्या है ना, तो बहुत घुमा फिरा के लिखा होगा, और जबकि आसान भाषा में आधी लाइन की बात है। ठीक ना? तो क्रिटिकल टेम्परेचर आके हमें कल बताना क्या होता है एक्चुअली। ये सब बात हम लोग कल देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। एक फ्रीजिंग पॉइंट की हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है। कल से आप लोगों को नींद नहीं आना है, ठीक है? बाकी सभी लोग ग्रुप में आए हैं? ग्रुप में आए ना?
कोचिंग के बाद जाकर डिस्कस कर लेना, अभी इधर ध्यान दो, ठीक है? क्या करना है मार्केट कर लेना बाद में। तो ये देखिए इधर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो हिमांक, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए चीजें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कोई भी लिक्विड फॉर्म में उससे हम लोग उसको क्या कर देते हैं? सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। लिखो नीचे दिया। देखो ये सब कॉमन सी बातें चलती रहती है। जब हम और आगे बढ़ेंगे ना, और ज़्यादा घुसेंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो पता चलता है कि किसी किसी का फ्रीजिंग पॉइंट किसी किसी की वजह से अलग होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल की और चीज़ों पर डिपेंड करेगा, जो और हमें चीज़ें अंदर लेकर के जाती है केमिस्ट्री में। अभी तो कॉमन से हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक ना? तो लिखिए जरा फ्रीजिंग पॉइंट में मार्क में एक लाइन हुई इसी तरीके से लिखो। लिखो at this temperature a matter at this temperature a matter convert from its liquid state into क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट। इट्स लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट। और वो इम्प्योरिटीज का कोई मैटर नहीं करेगा। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 होगा। 0 पे क्या करेगा? वाटर फ्रीज कर जाएगा, ठीक है? अगर हम लोग जाएं 0 पे तो हम लोग भी जमने की कगार तक धीरे पहुंच जाएंगे। हमारे शरीर का ब्लड जमने लगेगा और हम लोगों की क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? HP3 बोले तो हैप्पी बर्थडे भाई। खत्म कहानी। हाँ तो लिक्विड स्टेट ये बातें हो जाएगी। तो आप नीचे लिख लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 0 नहीं होता है, कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग एग्जैक्ट ना 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं घटेगा तो धीरे ठंडे होने लगे, तब भी दिक्कत। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो बुखार चढ़ने लगेगा, तब भी दिक्कत। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर ठंडा बढ़ता घटता है, जैसे मान लो आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है? आपके अनुसार 37 है। अगर बाहर का टेम्परेचर यानी पर्यावरण का 37 ही रहा, तब तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे मौसम हो गया है, एकदम मस्त मौसम है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है, सोने का मन करता है। मतलब आपके शरीर के अनुसार टेम्परेचर रहेगा, आपके बॉडी के अनुसार, जैसा आपके बॉडी को चाहिए 37 चाहिए, 37 है टेम्परेचर बाहर का। हल्के से कम हुआ 30 हुआ तो हल्की हल्की ठंडी लगे, बाहर बड़े प्यारा मौसम। अगर यही टेम्परेचर आपको जैसे ज़्यादा कम हो गया, 15 हो गया, बस आगे दिक्कत आ गई ना, समझ गए? तो आपके बॉडी से टेम्परेचर जैसे डिफरेंट होगा, आपकी बॉडी स्ट्रगल करने लगेगी इस टेम्परेचर के ऊपर, संघर्ष करने लगेगी। नहीं चाहिए उसको ऐसा टेम्परेचर। या तो इधर से बढ़ा 45 पहुंच गया, 46 पहुंच गया, जैसे अभी हुआ था जब लोग तो पास चल रहा था, क्यों देखा था ना सब कुछ, तब देखा था क्या दिक्कत हो गई थी। तो बॉडी खराब के टेम्परेचर, तो बॉडी ना चारों तरफ ऐसा इन्वायरमेंट अगर होता है तो उसको आराम होता है। ये टेम्परेचर की कहानी है शरीर के बारे में। और सबसे जो गर्म होता है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, या 39 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लड का टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है। जैसे किसका?
किसका होता है? इसका नाम सुना है आपने? इसका नहीं सुना है? बकरी बकरी बकरा जो भी है, कोई कम्युनिटी की बात हो रही है, तो उसका टेम्परेचर होता है बहुत गर्म कौन होता है? बैठना मतलब गर्म है कौन? ठीक है ना? बहुत तो अगली बात डाल दीजिए भैया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बात लेंगे। ठीक है, अगली बात लिखिए। अब हम लोग बात करेंगे अगले की बात। तो अगला लिखिए इवापोरेशन, ठीक ना? इवापोरेशन तो इवापोरेशन मतलब हम ऐसे बात करेंगे कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए। वेपर बोले तो भाप में चेंज हो जाए। जैसे पानी को हम गर्म करते रहते हैं और वो भाप बन के बनने लगता है, ठीक? तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इवापोरेशन। और उसी को ठंडा कर ले अगर हम लोग तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक ना? तो अगली हेडिंग जो आपने डाली है इवापोरेशन, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा, उसको बोल देंगे हम लोग क्या? इवापोरेशन। नीचे लिखिए, देखो it is the process of conversion of it is the process of it is the process of conversion of a liquid into vapor वेपर बोले तो वाष्प, क्यों? वेपर एट एनी टेम्परेचर, टेम्परेचर की कोई बात नहीं हो रही, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे। किसी भी टेम्परेचर पे ये लोग चेंज होते रहते हैं। अगर हम इन लोगों की बात करते हैं, देखो ये लिक्विड है, ठीक? और यहाँ पर क्या है? सॉलिड है। और यहाँ पर क्या है? गैस। तो लिक्विड चेंज हो सकता है सॉलिड में और सॉलिड चेंज हो सकता है लिक्विड में। लिक्विड चेंज होता है गैस में और गैस चेंज हो सकती है लिक्विड में। गैस चेंज हो सकती है सॉलिड में और सॉलिड चेंज हो सकता है गैस में। तो ये तीनों होते हैं, ये तीनों इक्विलिब्रियम में दिखाया गया है आपके सामने, साम्यावस्था में है तीनों, ठीक ना? और जल यानी वाटर एक ऐसी चीज है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है, समझ गए ना? जल आपको पता है लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाएगा, जिसे आप पीते हो, और फ्रिज में अगर हम लोग रख दे तो जम जाता है सॉलिड स्टेट में, और भाप यानी कि आग के ऊपर यानी कि हीट पे रख दे तो उड़ जाएगा भाप बन के। वो तीनों स्टेट में पाया जाता है। तो इसको आप बना लीजिए। नीचे एक बात लिखिए, नीचे लिखो देखो, लिक्विड सॉलिड एंड गैस, लिक्विड सॉलिड एंड गैस in equilibrium state. Equilibrium state. Equilibrium state. अब बना लीजिए आप सॉलिड, किसी को किधर भी लिखिए
लिक्विड और ये गैस हो गया। दो एरो लगाने हैं आपको दोनों तरफ। सॉलिड लिक्विड और क्या है ये गैस है। दोनों एरो आपको लगाने हैं दोनों तरफ, ठीक ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया और ये सब बातें हो गई। अब हम लोग और बेसिक से कुछ बातें हैं उनकी बातें करने वाले हैं, ठीक। चलो अब हम लोग और पीछे थोड़ा सा जाते हैं, ठीक। जाए पीछे मतलब केमिस्ट्री में, ठीक ना। तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। देखो अगर कोई भी चीज है, जैसे कि किसी को चीज बनाते, जैसे हमारे हाथ में ये मोबाइल है, तो ये किससे बना है, किसी न किसी एटम से मिलकर बना है, परमाणु से बना है। परमाणु से क्या बने, परमाणु से क्या बने, मॉलिक्यूल बने। अब ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, ठीक। अब ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास में, अगर इसके सारे मॉलिक्यूल मोबाइल के अलग अलग हो जाए तो मोबाइल बचेगा नहीं, बचेगा, ये तो उड़ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा पाउडर की तरह। अगर इसके सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग अलग हो जाए तो कहीं पर भी कोई भी चीज हो, मॉलिक्यूल एटम इसके एक साथ नहीं रहेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, ये ऐसा नहीं दिखेगा आपको। तो ये क्यों मॉलिक्यूल एक साथ है, क्यों बताओ, ये सब मॉलिक्यूल एक साथ क्यों है। अगर हम इसमें लगा दें ये एटम मार्कर, देखो ये इससे नहीं चल रहा है, इसका मॉलिक्यूल इसके साथ नहीं आ पा रहा है, जबकि ये भी किसी मॉलिक्यूल से बन रहा है, इसके मॉलिक्यूल आपस में चल रहे हैं, इसके पास क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे उनके बीच में आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स नहीं, कोई बॉन्ड बना होगा। क्या बना होगा इनके बीच में, बॉन्ड बना होगा, ठीक ना, ठीक। तो केमिस्ट्री में हम ये बात करते हैं कि केमिस्ट्री में क्या नेचर में कहीं पर भी अगर कोई भी चीज एक दूसरे के साथ में है तो उन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्डिंग है, ठीक, बॉन्डिंग है। अब हमने क्या किया कि पानी लिया था जैसे पहले और दूध लिया था, तो हमने दूध में पानी जैसे मिलाया तुरंत मिक्स हो गई, यानी कि दूध बोले तो मिल्क, क्यों मिल्क बोले तो लैक्टोज, कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज, लैक्टोज बोले तो लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टोबैसिलस, क्यों लैक्टोबैसिलस लैक्टिक क्या होंगे, जो लैक्टिक एसिड में चेंज करेंगे लैक्टोज शुगर होगी। तो मिल्क बोले तो लैक्ट बोल दो आप इनको, गली मिल्क से संबंधित जो भी लैक्ट शब्द आ जाएगा तो मिल्क से संबंधित। लैक्ट कहीं दिखा, अगर ऑप्शन में मिल्क है तो तुरंत आंख बंद करके टिक कर दो, चले आओगा, ठीक ना। तो वापस आते हैं, जैसे कि एक मिनट होता है हिपैटिक, सुना है, सुना है इधर, सुना है। तो अगर ये वर्ड आपको मिला ही, तो आप लीवर, लीवर अगर ऑप्शन में है तो आप टिक करके चले आओ। ही मतलब बोले तो एक हिपैरिन हार्मोन्स होता है, ठीक ना। हिपैरिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, लीवर से। हिपैटिक सेल्स कहाँ होती है, लीवर में। हेपेटाइटिस बीमारी एक होती है, किससे संबंधित होती है, लीवर से। तो हीट मतलब लीवर, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंडिकेट कर देंगी, ठीक ना। तो कहाँ आते हैं हम लोग, वापस आते हैं अपनी कहानी पे, जहाँ हम लोग ये देख रहे थे एक शब्द होता है बॉन्ड, बॉन्डिंग, अच्छा बॉन्ड, अच्छी बॉन्डिंग, यानी चीजें बहुत दिनों तक एक साथ रहेंगी, ठीक ना। दोस्तों में भी होता कहते हैं यार उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छी दोस्ती है, ठीक। तो हर जगह पे क्या होता है, बॉन्ड होता है। फिर इन्होंने बोला कि बॉन्ड के अलावा भी कोई चीज होती है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, जो एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स होता है, दबाव में, ठीक। आप लोग कोचिंग नहीं आना चाहते, कुछ लोग दिल से कोचिंग आते हैं, बॉन्डिंग अच्छी बनी हुई है, कि गुरु जी ठीक पढ़ाते समझा देते हैं, हमारे फायदे की बात है,
ठीक ना, पैसा भी नहीं पड़ता है यहाँ कोचिंग में, फ्री में मिल रही है, ये बॉन्डिंग है। कुछ लोगों को क्या है कि घर वाले प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं कि नहीं कोचिंग जाना है, ऐसे तो घूमते रहोगे इधर उधर, इससे अच्छा है कोचिंग चले जाओगे, तो अच्छा पढ़ ही लोगे, वहाँ बैठोगे, ठीक नहीं लिखोगे, गुरुजी जब एक डेढ़ घंटा भौंकेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा, कानों में आवाज जाएगी, तो वो फोर्स हुआ कि जबरदस्ती, मतलब भेज रहे हैं, तो वो एक फोर्स है। तो फोर्स और बॉन्डिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। बॉन्ड मतलब एक टाइटली एसोसिएटेड होता है, फोर्स क्या होता है, हाँ बस पास पास में है मालिक्यूल। जैसे आप वाटर को देखो, जल में, तो जल में क्या है कि एक दूसरे के पास मॉलिक्यूल हैं, ठीक ना। और अगर हम लोग एक लोहे की राड की बात करें, वहाँ पे मॉलिक्यूल टाइटली एसोसिएट है, अगर लोहे की राड को आप तोड़ना चाहो तो इतनी जल्दी नहीं तोड़ पाओगे, ठीक ना। तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में होता है, अंतरा अणु बल, ये तो बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो एक प्रकार का बहुत वीक बॉन्ड होता है, वीक इंटरेक्शन होता है एक प्रकार का, बस लगाव होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास रह सकते हैं, ठीक ना। एक प्रकार का बॉन्ड नहीं होता, तो उसकी बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, लिखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, गामा करके एक बात और लिख लो, ऐसे गामा नहीं प्लस स्लैश स्लैश करके एक बात और लिख लो, देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, उसी में लिख लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी बोल सकते हैं लोग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड कौन सा है, उधर बॉन्ड है जो बॉन्ड आपके पास आपने पढ़े भी हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्यों एक और बॉन्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, एक और बॉन्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड दुनिया का सबसे मजबूत बॉन्ड, और अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे लास्ट में आता है, ठीक। सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा है, मेटालिक बॉन्ड, जो मेटल में बनता है, धातुओं में, इसकी वजह से लोहा देखो बहुत मजबूत होता है, ठीक ना। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड में आता है, और उसके बाद ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रखोगे ना, याद रखो, भूल देगा, भूल जाना थोड़ी बहुत बात है, क्यों हर चीज इंसान याद कर ले तो इंसान पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा कि नहीं, और पागल हो जाएगा तब वो एग्जाम क्रैश कर देगा, तो कुछ चीज़ें भूल जानी चाहिए। तो सबसे मजबूत बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ नेचर, नेचर का सबसे मजबूत मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आयनिक बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, आफ्टर दैट आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लिखो यार बात नीचे लिखो, लिखो द फोर्सेस, लिखो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन the forces of attraction exist in attraction exist in molecules, exist in molecules, in a substance, in a substance,
वो कोई भी सब्सटेंस, ब्रैकेट में जो लिक्विड सॉलिड ब्रैकेट में जो लिक्विड सॉलिड और गैस कोई भी, क्या लिखा ब्रैकेट में, कोई भी सब्सटेंस, लिक्विड सॉलिड या गैस, लिख लिया। देखो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना, इग्नोर मतलब कि जैसे छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, केमिस्ट्री में, हाँ बोलो बेटा, केमिस्ट्री में हो, जूलॉजी बॉटनी में हो या फिजिक्स में हो, किसी भी टॉपिक को नहीं इग्नोर। जैसे कोई कोई ऐसी बातें होती है, मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करूँ तो आपके दिमाग में आएगा, अरे ये बात मुझसे कैसे मिस हो गई, ये तो कक्षा 5 में लिखी है, 6 में लिखी है, 7 में लिखी है, 8 में लिखी है, 9 में लिखी है, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। इंटर में, इंटर आपने पढ़ा है तो इंटर के में क्वेश्चन पूछूंगा तो आप इंटर को ले लेगा ऐसा, तो हर एक चीज को मतलब एकदम दिमाग में सेट रखना है, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, हर एक टॉपिक को दिमाग एक ही साथ में एक ही लाइन पर चलाते रहना है, एक ही ट्रैक पे, तभी सिलेक्शन भी हो पाता है। ठीक, जैसे एक बात आपने पढ़ी, जैसे मान लो आज केमिस्ट्री पूरी पढ़ी, अब इसको अगर ट्रैक पे अपने नहीं चलाओगे, ट्रैक मतलब अपने दिमाग पे, अगर दिमाग में आपके ट्रैक पे नहीं चलेगी तो भूल जाओगे। जैसे आप अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छा पढ़ना है, ठीक है ना, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत से बच्चे आते ही रहते हैं और हम सबको बताते ही रहते हैं, और आपके सामने वो टीचर आते रहते हैं, आप उठाते रहते हैं टीचर आपको, आपके लिए भी कोई नया नहीं होगा। तो अगर इसको कहानी को ना ट्रैक पे चलाते रहो हमेशा दिमाग वाले पे, इस ट्रैक पे अगर एक साथ चलती रहेगी कहानियाँ तभी हो पाएगा। जैसे यहाँ से घर गए हैं, 2 दिन बाद केमिस्ट्री की क्लास हुई, तब भी ये पूरा दिमाग के ट्रैक पे चल रहा है, लेकिन जब एक ट्रैक पे सब कुछ साथ में चल पाएगा, सिलेक्शन तब होगा। ये नहीं आज ये पढ़ा, इसको डाल दिया, अब अगला पढ़ेंगे तो अगला देखेंगे, इसको भी डाल देंगे, अगला पढ़ेंगे, इसको अगला देखेंगे, और प्रैक्टिस को कब ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो। सिलेक्शन लेना है, अगर इधर आना है, अदरवाइज अपने हिसाब से करो। और किसी को कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि ऐसा कुछ या इंग्लिश में किसी को समस्या आती हो सकता है, इसमें ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम वाले, क्यों, कौन कौन हिंदी मीडियम का, हिंदी मीडियम, ठीक, तो हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, तो अगर किसी को दिक्कत आती है कि फिर भी मैं इसलिए हर चीज़ की हिंदी बताता चल रहा हूँ, हर चीज़ को बता देता हूँ, ठीक, तो क्या करते हैं क्या करते हैं, ठीक, तो बाकी बातें हम लोग करते रहेंगे। एक लाइन और लिखिए उसी के आगे, क्या लिखा था, लिक्विड सॉलिड गैस कुछ भी हो, लिखो आर कार्ड, आर कार्ड इंटरमॉलिक्यूलर वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, पक्का, चलो तुक्का पे बता दे, तुक्का पे बता दे भाई, पहले तुक्के में लोग पास हो जाते थे, ठीक, इसीलिए गवर्नमेंट भी बड़ी वो है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग मिलती है, ये आप तुक्का मारो, तुक्का मारोगे तो नेगेटिव में सके, क्यों, पहले नेगेटिव नहीं होता था, आपसे 15-16 साल पहले हर एग्जाम में, तो हर एग्जाम में नेगेटिव आ गया है, अभी 8-9-10 साल पहले हर एग्जाम में नहीं होता था नेगेटिव, 8-7-8 साल पहले, अब तो छोटे से छोटा एग्जाम होता है, टी का एग्जाम होता है नेगेटिव, तो तुक्का मारने वाला काम खत्म हो गया, तुक्के से सावधान। तो देखो अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बीपी की बात करते हैं, तो अगर हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा यानी पाया जाएगा और ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो कैसे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये क्या है, ये क्या है,
क्या है भाई? ठीक है, क्या है? ये मॉलिक्यूल है तो ठीक ना, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। अब इनको एक भगोने में आप रखिए, ये क्या है? भगोना। ये क्या है? एक भगोना। इसमें बहुत से मॉलिक्यूल बने, हमने दो ही बनाए, ऐसे ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल। अब इन पे आप इनको क्या करोगे? नीचे से इनको क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो। भगोने को उठा के आपने गैस में रख दिया, इनको हीट दोगे, जिस टेम्परेचर के ऊपर ये उड़ने लगेंगे, ऐसे ऐसे मतलब ऊपर भाप बन के उड़ने लगे, उसी टेम्परेचर को आप लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब ये क्या किए, जैसे उड़ने लगे इन्होंने इनका हाथ पकड़ लिया। हाथ कैसे पकड़ेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक चीज में पकड़ लेंगे तो ये उड़ना चाहेंगे, धीरे से नीचे पकड़े होंगे, तब ये क्या करेंगे, इतनी जल्दी उड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, आप तो नीचे दिए जा रहे मानोगे तो है नहीं, तो आप टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे तब ये उड़ जाएंगे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक ना, इसके आगे इसको और डीप में हम लोग अगले दिन बात करेंगे। दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत